स्वागत है आप सभी का विकल्प द सॉल्यूशन के ई क्लास में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधानों के संबंध में। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि किस परिस्थितियों में, किन किन परिस्थितियों में क्या क्या कारण थे जिन कारणों की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इस एक्ट को लाया गया, के माध्यम से इस एक्ट को लाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। तो इनको पढ़ने से पहले दो बात फिर से दिमाग में लाइएगा। उद्देश्य क्या होता है किसी भी अधिनियम का जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाया जा रहा है? तो एक मात्र उद्देश्य होता है कि किस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में रखा जाए, उस पर अपना नियंत्रण मजबूत किया जाए, ताकि उस नियंत्रण के माध्यम से आने वाले दिनों में भारत में अपनी सत्ता को स्थापित किया जाए। तो इस संबंध में जो पहला प्रावधान उन्होंने किया, जो आप देखते हो 1858 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसमें भारत से कंपनी के शासन को समाप्त कर जो भारत का शासन व्यवस्था है वह सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में रख दिया गया। उस घटना के पीछे का जो बैकग्राउंड है वह कहीं न कहीं 1784 ईस्वी में रखा गया था। जो नियंत्रण का कार्य यहां से शुरू हुआ वह नियंत्रण पूरी तरह से जाके कहां लागू हुआ? 1858 के भारत सरकार अधिनियम में, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो नियंत्रण के संबंध में जो पहला इन्होंने कार्य करा वह कार्य था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। कहने का मतलब पिट्स इंडिया एक्ट का जो हम प्रावधान की बात कर रहे हैं उसमें हम पहला टॉपिक देख रहे हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, नियंत्रण मंडल की स्थापना, नियंत्रक मंडल की स्थापना। इस नियंत्रक मंडल के फंक्शन को समझे उससे पहले हम जो उससे पहले का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर है उसको एक बार देखें, एक नजर डालते हैं। तो आपने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जाना था कि मद्रास के गवर्नर एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत कर दिया गया और उसके ऊपर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रखा गया, जो कि उस समय के कंपनी के समस्त कार्यों का संचालन किया करती थी। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है स्टूडेंट्स, उस समय कंपनी के समस्त अधिकारों का केंद्रण कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से किया जाता था और उसके ऊपर 1773 में ब्रिटिश क्राउन को थोपा गया, जो ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण है उस पर थोपा गया। तो यह तो उसके पहले का स्ट्रक्चर है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया। यहाँ पे जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई तो इस स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया। इस स्ट्रक्चर में क्या किया गया? इसी स्ट्रक्चर में एक और संस्था को सुपरविजन के लिए जोड़ा गया, जिसे हम कहते हैं BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से पहली बार इस अधिनियम में और इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को विभक्त किया गया, राजनीतिक कार्यों में और व्यापारिक कार्यों में। व्यापारिक कार्यों का जो संचालन है पुनः कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दिया गया और जो भी राजनीतिक कार्य है, जो भी सैन्य संबंधित, प्रशासनिक, शासन संबंधित जो भी अधिकार है वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया। तो ये जो स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हैं जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये 1700 जो इधर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अलावा जो आप देख रहे हो, जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आप देख रहे हो, यह 1784 से पहले की स्थिति है और यह 1784 के बाद की स्थिति है जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ऐड किया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कौन सा कार्य दिया गया? राजनीतिक कार्य। जितने भी राजनीतिक अधिकार थे वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया और जो भी व्यापारिक कार्य थे वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया। तो अभी आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट के साम्राज्यवादी सोच का उद्देश्य स्पष्ट दिख रहा होगा कि जो रूल एंड डिवाइड का, डिवाइड एंड रूल का उसका कंसेप्ट है, जो थियरी है डिवाइड एंड रूल, इसने देखा कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है इसके पास अभी समस्त शक्तियां हैं। तो हो ना हो चुकी यह ब्रिटिश नियंत्रण के पूर्व से ही कंपनी का हिस्सा हुआ करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो चूंकि इसका जो वफादारी था, जो इसका लॉयल्टी था वह कंपनी के प्रति ज्यादा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तुलना में कंपनी के प्रति इसका जो वफादारी था, इसका जो लॉयल्टी था वो ज्यादा था कंपनी के प्रति। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा चूंकि इसके पास अभी सारा अधिकार है, सारा शक्तियां हैं, तो कल को ये मजबूत ना हो जाए और मजबूत होकर हमारे सामने ही हमारे समांतर रूप में ना खड़ा हो जाए और हमारा ही बात ना माने,
तो वह इन स्थितियों को देख करके सबसे पहले क्या किया, इनकी शक्तियों को ही छीन लिया, शक्तियों में ही बंटवारा कर दिया। यही तो ब्रिटिश करते हैं, डिवाइड एंड रूल। सबसे पहले इसकी ताकत को कमजोर कर दिया गया, इनके शक्तियों को बांट दिया गया। बोला भाई साहब अब आप करोगे व्यापारिक कार्य में मतलब रखो, अब जो हमारा ये नया कंट्रोल बोर्ड आया है यह देखेगा हमारा राजनीतिक प्रशासनिक कार्य, जो कि किसी भी साम्राज्य की स्थापना के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वह होता है प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था। व्यापारिक चीज तो अलग है। तो चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस पे पूरा राज करना था, इसीलिए पूरी तरह से कंपनी को व्यापारिक कार्यों को हवाला देते हुए अपने आप में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसे सारे राजनीतिक पावर दे दिए गए। तो इन्होंने यहाँ पे कर दिया डिवाइड। और यहाँ भी ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण था, लेकिन इसको इस नियंत्रण पे उतना विश्वास नहीं था, क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ब्रिटिश क्राउन के मध्य में, क्योंकि इतना डिस्टेंस था, उस समय इतनी अच्छी कम्युनिकेशन व्यवस्था भी नहीं हुआ करती थी। तो उन्होंने एक नए मंडल को, एक नए बोर्ड को स्थापित किया और अपने नियंत्रण के माध्यम से इसका नियंत्रण कंपनी पर स्थापित किया और कहा कि भाई अब तुम सारे राजनीतिक कार्य तुम देखोगे और ये सारे व्यापारिक कार्य देखेंगे। तो यह था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्ट्रक्चर, जिसमें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर थे। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, अगर प्रश्न आए कि इसमें कितने सदस्य थे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे। 6 सदस्य थे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट कर लीजिए, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेंगे, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। 6 सदस्य थे और इन 6 सदस्यों की नियुक्ति सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा किया जाता था। इन 6 सदस्यों की नियुक्ति और इसे पद से मुक्ति किसके हाथों में था? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में था। तो चूंकि अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी स्ट्रक्चर आ चुका है, तो अब जो आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसे आप स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए तो अब देखिए स्ट्रक्चर आपने देखा। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि इसके कैसे फंक्शन है, ये किन किन कार्यों में अपना हस्तक्षेप रखती है। तो आपने देखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो स्ट्रक्चर था, आपने देखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्ट्रक्चर को आपने देखा। अब चलिए बात करते हैं प्रावधानों का। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर थे? 6 मेंबर। इनकी नियुक्ति और पद मुक्ति किनके हाथों में था? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। ब्रिटिश नियुक्ति तो ब्रिटिश क्राउन द्वारा किया जाता था, परंतु जो इनका वेतन था, इन सदस्यों का जो वेतन है वह भारत के राजस्व से दिया जाता था। भारत के राजस्व से दिया जाता था। ये कुछ फैक्ट्स है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, और हम बात करते हैं इनके कुछ अधिकार पे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया, इनमें 6 सदस्यों की व्यवस्था की गई। जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति और उसके पद से मुक्ति ब्रिटिश क्राउन के हाथों में रखा गया, और नियुक्ति इंग्लैंड के द्वारा, लेकिन वेतन कौन देगा? भारत के राजस्व से दिया जाएगा। और अधिकार की बात करते हैं तो समस्त व्यापारिक अधिकारों को इसके अंदर समाहित किया गया। कंपनी के समस्त राजनीतिक अधिकारों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों सौंपा गया। गवर्नर जनरल जो भी कार्य करेगा, चाहे वो सैन्य संबंधित हो, गवर्नर जनरल को भी अधिकार दिया गया सैन्य संबंधित, संधि संबंधित, सहायता संबंधित, राजस्व संबंधित, इतने ही प्रशासनिक अधिकार है। परंतु वह गवर्नर जनरल अपने सभी अधिकारों का जो क्रियान्वयन करेंगे वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बता के करेंगे, उसके अनुमति के बिना नहीं करेंगे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सीधा हस्तक्षेप आप देख रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों में। और ये बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है वह किसके कंट्रोल में कार्य कर रही है? तो ब्रिटिश कंट्रोल में कार्य कर रही है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल, गवर्नर जनरल इन द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो डायरेक्टली गवर्नर जनरल एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोज टू कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो एक नियंत्रण के ऊपर नियंत्रण है, अभी सीधे तौर पर नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ है। जो सीधा नियंत्रण आपको देखने को मिलेगा वो 1858 के एक्ट में देखने को मिलेगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अधिकार क्या है? समस्त राजनीतिक अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया।
गवर्नर जनरल अपने किसी भी कार्य को जो करेंगे वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति से करेंगे। अगला प्रावधान को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रावधान है कि जो गवर्नर जनरल है, जो उसकी परिषद है, तो पहले गवर्नर जनरल के 4 परिषद हुआ करता था। आपको पता होगा जो बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके साथ 4 सदस्यीय परिषद की व्यवस्था, परंतु इस अधिनियम के तहत परिषदों में सदस्यों की संख्या 3 कर दिया गया और साथ ही जो प्रांतीय, जो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसिया थी, वहां भी परिषद की व्यवस्था करा गया और उन परिषद में भी 3 सदस्यों का व्यवस्था किया गया। तो जो परिषद है उनकी संख्या घटा के 4 से 3 कर दी गई और साथ ही जो पहले प्रांत में परिषद की व्यवस्था नहीं थी उसमें भी 3 सदस्यीय परिषद की स्थापना गठन किया गया। और अगला संशोधन जानते हैं। तो अगला संशोधन है हमारा, जो गवर्नर जनरल है उसे मत देने का अधिकार दिया गया। पहले गवर्नर जनरल को मत देने का अधिकार नहीं था, वह केवल निर्णायक कंडीशन में मत का प्रयोग करते थे। जो अगला जो प्रावधान है वह यह है कि युद्ध, अगर गवर्नर जनरल को युद्ध करना है, शांति करना है, समझौता करना है, किसी देशी नरेश को सहायता करना है, तो उसके लिए पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति का कुछ होने जाना नहीं है। अगला जो इसका प्रावधान है वह यह है कि जो आपके गवर्नर जनरल है वह किसी भी स्थानीय सरकार को ब्रिटिश शासन के अनुकूल ना होने पर, जो सत्ता में केंद्र की ब्रिटिश शासन है उसके अनुकूल अगर आप शासन नहीं चला रहे हैं तो गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वो जो स्थानीय सरकार है वह उसे बर्खास्त कर सकते हैं। इसी के साथ अगला प्रावधान है, ब्रिटेन में एक कोर्ट, एक न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें जो भी कंपनी के कर्मचारी है उस पर अगर कोई आरोप आता है, वो कोई उस पर कोई अगर केस होता है तो उसका मामला ब्रिटेन में चलेगा। जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय है, कलकत्ता का जो सर्वोच्च न्यायालय था, उसे सिर्फ अंग्रेज नागरिकों के लिए मतलब जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसे केवल जो अंग्रेज नागरिक है उसके लिए मान्य रखा गया, बाकी मामलों के लिए मान्य नहीं रह गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इस एक्ट के माध्यम से पूरा तरह एक सिस्टम बनाया गया जिसके अंतर्गत पूरा का पूरा व्यवस्था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वह पूरा का पूरा ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में चलता चला गया। और ऐसे ही धीरे धीरे चलते चलते एक वक्त आया 1858 का, जहां पूरी तरह से अपने हाथ में सत्ता को कंट्रोल करते हुए सरकार ने कहा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है कंपनी को, भाई तू अब हट जा, अब मैं आ गया। तो इसमें एक और प्रावधान किए गए, जो कंपनी के कर्मचारी है उन्हें उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया कि आप उपहार नहीं ले सकते हो। उपहार का सेंस है कि कोई भी प्रकार का किसी से रुपया, पैसा, घूस भी हो सकता है, तो किसी प्रकार का उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया, आपने इससे कुछ सीखा, तो हमारे लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और